बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। आपको पता है हमारे पास सेगमेंट्स भी होते हैं, गेस्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, खबरें भी होती हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ होता है हमारा आज का पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम, आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी माशरती और समाजी ज़िंदगी के हवाले से ये बात बहुत अहम है। आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि जो कुछ वो सुने यानी जो कुछ वो पढ़े उसको बिला तहकीक आगे वो नकल करते। ऐसे शख्स के झूठे होने में फ़कत यही बात ही काफ़ी है। अब आप ज़रा इसी बात को एक मेयार बना लीजिए और अपने माशरे में देखिए कि कितने लोग हैं कि जो तहकीक के साथ बात आगे करते हैं, जो पहले तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं और उस बात की तह में उतरते हैं और फिर जाकर उसको नकल करते हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर कोई शख्स मेरे पास आकर कोई बात मेरे मुताल्लिक बताता है कि फ़लाँ ने ऐसा कहा, तो इस मौका पर मेरा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि मैं फ़ौरन उसका रद्द अमल और उसका जवाब दूँ और दूसरे शख्स पर कि जिसकी तरफ ये निस्बत की गई मैं उस पर तनकीद करना शुरू कर दूँ, बल्कि मेरा रवैया ये होना चाहिए कि जो बताने वाला मुझे आकर बताए मैं उसके इस अमल की हौसला अफजाई ना करूँ। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर कोई मेरी प्रोफेशनल मजबूरी भी होती है तो कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं पहले इस मसले और इस बात की कि जो आपने फ़लाँ शख्स की तरफ निस्बत की है मैं इसकी तहकीक करूँगा, इसको देखूँगा, फिर इसके बाद मैं अपनी राय या तबसरा मैं इस पर करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगियों से बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी जिनका कोई वजूद नहीं है। हमारी बहुत सी नाराज़गियाँ, बहुत सी दूरियाँ, बहुत सी नफ़रतें, बहुत से इख्तलाफात और बहुत से इंतशार सिर्फ़ इस एक बात से ख़त्म हो जाएंगे कि अगर हम बिला तहकीक तबसरा और बिला तहकीक तनकीद करने के बजाय हम वक्त मांग लें, मोहलत मांग लें कि पहले मैं इस पर तहकीक करूँगा कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो किस ज़ाविये में कही है, क्यों कही है, उसका पहलू क्या है, सब कुछ देखने के बाद फिर मैं अगर अपनी राय दूँ तो मेरी उस राय की वक़्त और हैसियत भी होगी। वरना फिर क्या होगा, इस हदीस के मुताबिक मैं बिला तहकीक बात सिर्फ़ सुनी और उसको आगे पहुंचा दी तो फिर मुझसे बढ़कर कोई और झूठा नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। प्लीज़ किसी के बारे में, किसी से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी बात सुने, पहले उसकी तहकीक कर लें। आपके बगैर तहकीक बात आगे पहुंचाने से किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है और अगर कोई चुप रहता है वो चुप आपके लिए भी नुकसान भी हो सकती है। सो ये बहुत अच्छा आज का मैसेज है। पहले तो बात आगे पहुंचाने से ही गुरेज करें, लेकिन अगर पहुंचानी ही ज़रूरी है तो उसकी तहकीक अच्छी तरीके से कर लीजिए। सो ये था हमारा आज का पैगाम। आज का मौसम कैसा होगा वो शामिल कर लेते हैं टुडेज़ वेदर में। जी, तो मौसम कैसा है मायदा से हम जान लेंगे। जी मायदा, कहिए आज मौसम कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी शिद्दत से एक गाना याद आ रहा है जो मौसम से रिलेटेड है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो वाकई अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो बेईमान ही है। कभी जो है बादल आ जाते हैं, कभी सूरज अपनी किरणें दिखानी शुरू कर देता है और कभी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और कभी हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जा रही है। कल जो था वो मौसम काफ़ी अच्छा था। आज अगर देखें तो मौसम में आज फिर से हवस और तपिश महसूस की जा रही है, लेकिन कभी बादल आ रहे हैं और कभी ठंडी हवाएं भी साथ चल रही हैं। ये मिला जुला मौसम जो है शहर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ जैसे वो एक डायलॉग भी है बड़ा फेमस, कभी खुशी कभी गम। तो जब हल्की सी गर्मी और तपिश महसूस की जाती है तो शहरियों के चेहरे जो है वो मुरझा जाते हैं और जब मौसम थोड़ा खुशगवार होने लगता है, बादल आ जाते हैं शहर पे और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। डेफिनेटली जो हमारे शहरी हैं, इंसान है जो, उसका मूड जो है वो वेदर से बड़ा जो है
वो रिलेट करता है, और जैसे मौसम खुशगवार होता है तो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिलखिला उठते हैं। खैर ओवरऑल मौसम तो है ना इसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो तेज़ धूप है, हबस महसूस की जा रही है, गर्मी की खासी शिद्दत महसूस की जा रही है। दर्जे हरारत जो इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर की गई है कि हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं 40 से 50%, और ये जब बूंदाबांदी होगी और साथ ही ठंडी हवाएँ भी चलेगी तो मौसम जो है मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन इंतज़ार रहेगा कि ये बारिश कब होती है और मौसम कब खुशगवार होता है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 76% जो है हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं जो है इस टाइम नहीं चल रही हैं, 0 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल रही हैं, बिल्कुल मामूली सी हैं ये, और जिसके बायस जो है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सफोकेशन फील की जा रही है। ओवरऑल मौसम इसी तरह से रहेगा। उम्मीद है कि जैसे बारिशें होंगी तो मौसम में भी बेहतरी आएगी। जी ठीक है जी माहिदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। खबर है जी, लाहौरिये मुज़र सेहत दूध पीने से बच गए, फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मास्क लगाएं, बच्चों को मवेशी मंडी मत लेके जाएं। कोरोना के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी, एक मरीजा जाम बहक। बूंदे पड़ते ही लेस्को का बोसीदा सिस्टम बैठ गया। और फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात के हवाले से भी आज के शो में बात करें। ये हैं जी आज की हमारी खबरें, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारी सीनियर रिपोर्टर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है, शुक्र है। अच्छा, अब मैं असाइनमेंट एडिटर कहती हूँ, सीनियर रिपोर्टर कहती हूँ, तो आजकल आमिर भाई जो है हमें सोशल मीडिया में भी ड्यूटी करते नजर आते हैं, तो मैं क्या क्या आपका तारुफ कराऊँ? एक लिस्ट आयशा को कहती हूँ बना के। शुक्र है माशाल्लाह हरफन मौला। 14 वर्ष से ऊपर हो गया, 15 वर्ष होने को है इस दफ्तर के अंदर, और इस दफ्तर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रही कह रही माशाल्लाह हरफन। और ये जो है ये बस क्योंकि काम करने आते हैं घर से, तो जो भी ड्यूटी दी जाती है उसको फ़र्ज समझ कर पूरा किया जाता है, तो उससे मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके डेजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि एक तरह की सेटिस्फेक्शन है कि जब भी आए अपने जो 8-10 घंटे हैं वो हमने अपने ऑफिस को पूरे दिलो जान से देते हैं, और उसमें इवन ये भी ख्याल नहीं आता है कि पीछे घर में क्या वहाँ से फ़ोन आ जाए तो आ जाए कि आज आपको मेरी याद नहीं आई तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन ये अच्छा है कि आपको तमाम चीज़ें जो मीडिया के मुतल्लिक़ है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी ली थी अमेरिकन से इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जब बड़े शुरू के दिन थे उस वक्त, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर आकर जो एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे प्रोग्रामिंग में चला गया, कुछ चंद एक प्रोग्राम मेरे नाम पे हैं, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं बतौर हेड भी किया, बतौर वर्कर भी किया, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और फ़ायदा देता है। फ़ायदा देता है, और यही आपको सोचना चाहिए, जो आपको नई चीज़ मिले उसको आपको चैलेंज के तौर पर जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में निखार ही पैदा करती हैं। खबर आज की क्या है जी? लाहौरिये मुज़र सेहत दूध पीने से बच गए। कितनी दफ़ा आज आपने कार्रवाई कर ली, एक दफ़ा बच गए, इससे पहले और इसके बाद क्या होगा इस बात कर लेते हैं। लेकिन फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आमिर भाई, कितनी दफ़ा मुकदमा दर्ज कर लेंगे और कितनी दफ़ा बचा लेंगे? असल में तो ये लिखना चाहिए था कि चंद हज़ार लाहौरिये बच गए, बाकी नहीं बच पाएंगे। इसमें तो आपको मुज़र सेहत दूध मिलना ही है। आप चाहे आप भैंस के पास खड़े होकर दूध ले लें, उसको वो जो इंजेक्शन है हार्मोन्स का वो लगना ही लगना है। तो मुज़र सेहत तो वहीं से शुरू हो गया काम। आपने क्या कार्रवाई की हार्मोन्स के इंजेक्शन की? क्या जब ये इजाद नहीं हुआ था, ऑक्सीटॉक्सिन शायद नाम है उसका, इजाद नहीं हुआ था तो लोग भैंस से क्या दूध नहीं लेते थे? सही। लेकिन आप आज एक तो भैंस की उम्र को कम कर रहे हैं, दूध की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों के जिस्मों के अंदर वो हार्मोन्स जो कि जानवरों के हार्मोन्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो फिर आप कहें कि माशरे में जानवर जो हैं वो पैदा हो गए। अभी माहिदा ने अपने तो उसमें मौसम वाले में भी कहा
कि डेफिनेटली इंसान है, बताना पड़ रहा है। हाँ, डेफिनेटली इंसान है। तो हमारे शहरी डेफिनेटली इंसान है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे दूध आता है। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए लाहौर के गिरदोनवा से कितना दूध इकट्ठा होता है और लाहौरी कितने दूध की कंजम्पशन करते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, एक दफ़ा आपने कार्रवाई कर ली, शाम के टाइम भी गाड़ियाँ आती हैं दूध लेकर। अन्ना मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारा दूध तो वो ले रही हैं। बिल्कुल। अब हमारा अपना गांव पाकपतन में है, वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसके करीब ही एक प्लांट लगाया हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और वो दूध लेके चली जाती हैं। अच्छा, ये इधर से कसूर की तरफ आ जाएं तो क्या वहाँ प्लांट नहीं है? फिर आप आ जाएं इधर दूसरी जानब GT रोड की जानब चले जाएं तो वहाँ प्लांट नहीं है। कितनी भैंसें हैं जो लोरियों का दूध पूरा कर रही हैं? नहीं कर रही। तो ये वो खुश्क दूध है जो कि ईजाद किया गया था कि जो भैंस चली जाए और उसका बच्चा रह जाए, उसको जो दूध दिया जाना था वो लोरियों को पिलाया जा रहा है। सारे का सारा मुज़र सेहत है, इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, शायद जानवरों के लिए ठीक हो, लेकिन वो मिल रहा है। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया वो जो हार्मोन्स वाला इंजेक्शन है। अच्छा, अब आपने वो तो जो लगाते ही पॉइंट लगाते उठाया, हैं। कुछ लोग तो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि हम खुद जाके अपने सामने लेकर आते हैं दूध, तो अब ये नहीं है कि इसमें मिलावट होगी, इसमें कुछ है। ग्वाला बड़े मज़े से इंजेक्शन लगाता है आपके सामने, हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा रहा है वो। और फिर हम कहते हैं कि हमारी बच्चे जो हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अजीब सी है। अच्छा जी, आप फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों की तरफ आ जाएं। ये कार्रवाइयाँ चलें, वो तो एक अलहदा से टॉपिक हो गया ना, उस पर तो चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ही मुश्किल है, कौन वहाँ तक पहुँचेगा। अब ये जो गाड़ियाँ जब आपके शहर में दाखिल होती हैं, दूध की क्वालिटी चेक की जाती है, वो जो इन्होंने पैमाने रखे हैं वो चेक किए जाते हैं, और वो फिर जो दूध बहाया जाता है हमें दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फूड अथॉरिटी की? ये एक दो दफ़ा कार्रवाइयाँ करना? फूड अथॉरिटी का असल मकसद क्या था? फूड अथॉरिटी का मकसद ये था कि शहरियों को हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर बनाए गए खाने फराहम किए जाते हैं या नहीं किए जाते, इसको चेक करना है। अच्छा चले, मुझे बताएं फूड अथॉरिटी कहाँ छापे मारती है? सिर्फ दूध पर, क्योंकि उसकी वीडियो बड़ी अच्छी बनती है, दूध बहाने की वीडियो बहुत अच्छी बनती है। इसी शहर के हाँ, वो ऐसे लगता है जैसे दूध की नहरें बह रही हैं और आबशारें हैं उसकी दूध की। इसके बावजूद के इस शहर के अंदर इस वक्त भी 10,000 ठेले मुज़रे सेहत खाना बेच रहे हैं। ना उनके बर्तन साफ हैं, ना उनके बनाने का तरीका साफ है। हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, आप PIC में तो हमारा ऑफिस साथ था, तो हम उस वक्त भी बोलते थे कि ये जो टिक्कियाँ वाला है, ये जो टिक्की बना रहा है, इसमें तो सारी गर्द और सारा धुआं सब कुछ इस पर असरअंदाज हो रहा है। और मरीजों का जो आप ये कह दें कि जो उनके जरासीम हैं वो भी इसमें जा रहे हैं। क्या फूड अथॉरिटी इनको चेक करती है? नहीं, क्योंकि वहाँ फिल्म नहीं बनती है। वहाँ पे आपको लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर आपने एक स्टॉल भी बनाना है फूड का, तो उस पर आपने हिफ़्ज़ाने सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ों को अहम करना। क्या आपने शीशे का बॉक्स बनाया है? क्या जो बैरून मुल्क दुनिया भर में ठेलों के लिए चीज़ें बनती हैं, क्या वो आपने उसको पूरा किया है? नहीं किया। जो भी आता है वो शहर में एक ठेला लगाता है, ना वो टैक्स देता है, ना बिजली का बिल देता है, लोगों को जो गंद बला है वो खिलाकर वो घर चला जाता है। और फूड अथॉरिटी जो है ये सिर्फ रस्मी कार्रवाइयों के लिए रह गई। बनी बड़ी अच्छी तरीके से थी, चली बहुत अच्छे तरीके से, नूरुल अमीन मैंगल ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई, कैप्टन उस्मान ने जो आजकल कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चलाई। लेकिन उसके बाद ये अब एक रस्मी सा अदारा रह गया है जो सिर्फ दूध पर कभी कभार कोई कार्रवाई कर ली कि हमने दूध पकड़ लिया। भाई ये सिर्फ आपने तो खानों का जिक्र किया, मैं तो क्लिंटन मार्केट के हालात देख के परेशान रह जाती हूँ। वहाँ पर भी फूड अथॉरिटी कितनी दफ़ा कार्रवाइयाँ करती है। सुबह के टाइम आप आए, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। पता क्या करते हैं, ये एक ट्रक पकड़ते हैं, उसमें कहते हैं जी इतने 1000 मुर्गियाँ मुर्दा पकड़ी गई। अब उसकी जो चेन है वो किसको सप्लाई होना था, किसके पास जाना था, अब वो उसका असल मालिक कौन है, क्या कभी किसी ने उस तक इन्वेस्टिगेशन की? नहीं की। क्या कभी उसको सामने लेके आए कि असल बंदा ये है जी जिसने अपने फार्म से मुर्दा मुर्गियाँ ट्रक पर लोड कराई और इनको चढ़ाया और इनको बेचने के लिए शहर भेज दिया, जिसको मुख्तलिफ नामों के साथ बेचा जाता है। और फिर वो 50 रुपये का सबसे बड़ा शवारमा जो है वो लाहौर ये मुर्दा मुर्गियों के नाम पर खा लेते हैं। मुझे ये बताएं कि फूड अथॉरिटी का असल काम शहर के हिसाब से इनके पास इनफ टीम है कि ये कार्रवाइयां टीम में इनफ है? देखें, कानून की जो अमलदारी है वो अफराद की कुव्वत से नहीं होती है, वो आपके फैसलों की कुव्वत से होती है। यानी चंद लोग होते हैं जो कार्रवाई करते हैं और चंद लोगों के खिलाफ ही की जाती है, बाकी बिल्कुल उसी तरह से समझ आते हैं। जैसे आप भेड़ों के डेवर में से एक भेड़ को पकड़ के मारें तो बाकी भेड़ें भी समझ आती हैं कि जो भी इससे आगे इस लाइन को क्रॉस करेगा
तो वो जो है उसको मार पिटेगी, तो वो नहीं आती हैं। तो इसी तरह से अगर आप कार्रवाई एक दफ़ा करें इन्हीं लोगों के साथ, एक जगह पे कर दें, चलें ये ना करें। आपके लाहौर में जितने ड्रेन्स हैं ना, उन ड्रेन्स के बाहर सारे खाने पीने वाले स्टॉल हैं। सही कहा आपने। आप उसमें जो गैस निकलती है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, आपने अक्सर सुना होगा गटर में उतरे लोग मर गए गैस की वजह से, ये वही गैस है। इतवार बाजार लगा है, वहाँ खाने पीने वाली इतनी चीजें, फ्रूट्स लोग लेके बैठे हुए हैं पूरे रोड पे, और सारे का सारा वो गंदे नाले के में से जो भी गैस निकल रही है वो कंज्यूम किए जा रहे हैं और यही इंसान खा रहे हैं। मुझे बताएं, ये इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे फूड अथॉरिटी वाले? इसको इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कहेंगे तो कहेंगे जी ये नाले क्योंकि हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आते, ये तो LWMC के हैं, उनकी जगहों पे लगे हुए हैं, वो कार्रवाई नहीं करते। LWMC की कॉर्पोरेशन से कहते हैं, वो कार्रवाई नहीं करती। ये नाला मेरे जिम्मे नहीं है। इतने बड़े स्टोर्स पर एक्सपायर्ड चीजें पड़ी हैं, कभी फूड को मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, आप शहबाज शरीफ के तरीके पर चलाएं तो ये कामयाब है, नहीं तो ये रस्मी कार्रवाई है। एक प्रेस रिलीज़ है जिसको हम भी चला देंगे कि दूध पकड़ा गया 10,000 लीटर लाहौरिये जो है, वैसे ये अखबार में तो लीटर लिखा हुआ है जिसका मतलब भी गंदगी होता है, तो ये गंदगी जो है 10,000 की गंदगी जो है वो पकड़ी गई। तो ये गंद ही है लाहौरिये। और आप कितनी दफा लाहौरियों को बचा लेंगे? लाहौरिये नहीं बच रहे, सिलसिला है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि चंद हज़ार लाहौरिये बच गए, ये लिखना चाहिए था। चंद 100 लाहौरिये बच गए ये लिख दें, लेकिन लाहौरिये नहीं बचेंगे। लाहौरिये नहीं बच रहे। आपके जितने एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर दूध चेकिंग की क्या आपकी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं? मोबाइल लेबॉर्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो मौजूद रहती हैं 24 घंटे? नहीं। आप एक आध ट्रक को पकड़ेंगे, अब बेशुमार रास्ते हैं लाहौर में आने के, 8-10 रास्ते हैं, तो उस रास्ते से वो आ जाते हैं आराम से, तो उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। फिर दुकानों पे आप जाकर कितनी चेकिंग करते हैं? कोई नहीं करते। इतनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनमें अब लाखों लोग रहते हैं, वहाँ पर आपने क्या लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि कोई एक कमरे के अंदर एक लेबॉर्ट्री बना दे कि अगर आप जिस दुकानदार से दूध लेना आना चाहते हैं तो फ्री में चेक करा लें? मुझे अफसोस आमिर भाई, पता क्या होता है, इतनी महंगाई है, इतना महंगा दूध आप खरीदें, दही खरीदें, आप अशिया ज़रूरियात जितनी महंगी होती जा रही हैं उतनी क्वालिटी में नाकिस हैं। बच्चे ये तो दूध है, सिर्फ दूध से बनी प्रोडक्ट की बात करो आप। बिल्कुल। आप बात करो वो दही जिसमें जेलेटिन शामिल किया जाता है, आप बात करो वो कुल्फियाँ जिनको हम बड़े शौक से कहते हैं जी फलाने ढाबे की कुल्फ़ी तो फलाने बाबे की कुल्फ़ी, उन कुल्फ़ियों के अंदर जो कुछ होता है, उनके साथ जो कुछ किया जाता है, तो आप कभी अगर उसको देख लें बनते हुए तो आपको कभी खाने की हिम्मत ना हो। मुझे बताएं कि लाहौर को, लाहौरियों को, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ पूरे पंजाब को बनाने का तरीका, बर्तन, सब कुछ। खैर आयशा, मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से आमिर भाई कह रही हैं, ब्रेक ही ले लें, अच्छी बात है। हाँ वाकई ब्रेक ले लें, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करना है एहतियात के साथ, और मैं तो यही मशवरा दूंगी कि इस्तेमाल ना ही कीजिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक में आमिर भाई कह रहे थे कोशिश करें जितनी प्योर चीज़ें खा सकते हैं खाएं, घर में खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर तो यही आप घर पे इस्तेमाल करें, और बड़ी आसानी से ये खोया, दही, घी ये घर पे बन सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए बहुत देहाती होना ज़रूरी है। ये हमारी जो आम शहर की पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं, ये काम अब ग्राइंडर ब्लेंडर सबसे हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। घर में दही जमाएं, उसमें उसको दूध को जाग लगाएं, उसका दही बने, दही से आप फिर आगे नई प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो फिर उसको बहुत चीजें आसान है, थोड़ा सा टाइम आपको बस देना पड़ता है। उसमें डालें, थोड़ा सा टाइम देना क्या पड़ेगा, फजर के बाद उठे हैं ना अगर, तो दिन बहुत लंबा है जी। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम फजर के वक्त नहीं उठते हैं टाइम नहीं गुजरता, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर जी, अगली खबर की तरफ जाना है। कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अफसोसनाक खबर ये है कि जी एक मरीज़ा भी जान बहक हुई हैं। अब शहरियों को मशवरा ये देना है कि आप बच्चों को मवेशी मंडी ना लेके जाए। ये मुश्किल है आमिर भाई, बड़ा बच्चों को रोकना। हाँ बच्चे नहीं बाहर, बच्चों को खैर वैसे भी नहीं लेके, अगर कोरोना नहीं भी है, इससे हटके जरा बात कर लेते। जो हमारे यहाँ जानवर आते हैं और जो उनके साथ इंसान आते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तो होते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और बच्चे क्योंकि ज़रा कमज़ोर जिस्म के मालिक होते हैं, इसलिए उनको इनसे दूर रखना ज़रूरी है। हाँ, आप बच्चे को ये समझाएं कि मैं जानवर घर ला रहा हूँ। अब घर लाने से पहले उसको आप नहलाएं, धुलाएं, साफ़ कराएं, उसको चीज़ों को चेक करते हैं। आप सब देखते हैं ना कि बीमार तो नहीं है, ये छींक तो नहीं रहा, खांस तो नहीं रहा, तब आप उसको घर लेके आते हैं। फिर आप बच्चों से कहीं खेल लें। ये देखिए समझाने की बात है। अगर आप
ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी ये काम आए, तो उसको ज़रा ग्रोन अप होने दें। ये बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं 4 साल 5 साल 7 साल इवन 10 साल 12 साल तक के बच्चे जो हैं, उनको मेरा ख्याल है कि मंडियों के करीब भी नहीं जाना चाहिए, और अगर उनके घर करीब है तो उनसे उस तरफ वाली खिड़की बंद रखनी चाहिए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो। जहाँ तक रही बात मास्क की, तो कोरोना के बगैर भी आप मंडियों में जाएं तो मैं आपके लिए भी ये मशवरा देता हूँ कि आप मास्क पहन के जाएं, हर जगह मास्क पहन के जाएं। आप हर जगह मास्क पहन के जाएं। और जो लोग बेचारे आए हैं देहात से, जो कि यहाँ पे एक आस उम्मीद के साथ कमाने के लिए आए हैं, उनको भी आप इस बात पर मजबूर करें और उनको इस बात पर कहें कि आप भी मास्क पहनें। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो कुर्बानी का जानवर 1 लाख का 2 लाख का लेने जा रहा है, वो 250 रुपये का एक डब्बा साथ ले जाए। सही क्या आपने। और व्यापारियों में तकसीम कर दें उसको, कोई भैया आप भी मास्क लगाओ, मैंने आपसे बात करनी है, हमने आमने सामने खड़े होना है, सौदा करना है, आप भी मास्क लगाओ, मैं भी मास्क लगाता हूँ। जो हैंड सैनिटाइज़र आपने अपने वो मैंने देखा अंगूठियों में परोए हुए हैं आजकल तो, और कलाइयों पे बांधे हुए हैं हैंड सैनिटाइज़र, उसको भी 2 कतरे उसके हाथ के भी लगाएं, अपने हाथ भी लगाएं, फिर हाथ भी मिला लें। लेकिन इतना करीब कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, आप जहाँ सौदा हो रहा होता है, कभी वहाँ देखिएगा मजमे की क्या सूरत हाल होती है। लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मजमाबाज, बहुत सारे जेब तराश, सब मौके की तलाश में होते हैं कि कहाँ पे क्या शुगल लगने जा रहा है, उस शुगल में से वो अपना अपना हिस्सा कोई अपनी आमिर भाई ज़हनी वैसे तो तस्लीम दफा के लिए 144 नाफिज है, लेकिन मैंने बहुत सारे मेन शाहराहों पर देखा है कि एक व्यापारी है, वो अपने जानवर लेके खड़ा है, इर्द गिर्द लोगों का रश है, बच्चों का रश है। सो ना सिर्फ मंडियों में बल्कि आपको हर जगह रश। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे वो उस चौक से गुजरना मुहाल हो गया। रोज रात को मंडी लग जाती है, वो कहाँ से आते हैं जानवर में नहीं समझ आती। प्लॉट्स पर बंधे हुए हैं, वो सुबह को लेकर चले जाते हैं अपने प्लॉटों के अंदर, शाम होते ही यानी सूरज ढलते ही वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो जानवर बेचना शुरू कर देते हैं। तो जो मंडियों का मकसद था वो फोत हो गया। लोग ये कहते हैं जी आप इस पर बात ना किया करें। मैंने बात की 1-2 जगह पर, तो उन्होंने कहा आप बात ना करें जी, गरीब रोजी कमा रहा है और हमें घर के करीब से जानवर मिल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो करीब से जानवर मिल रहा है, ये बाकियों लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस है। जो दुकान से कोई, जो बेकरी से कोई सौदा लेने जाते हैं या नाश्ता लेने जाते हैं, उनके लिए कितना मसला है। फिर गंदगी है। तो अगर जो मंडियाँ गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनमें अगर कारोबार होता है, तो वो जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी हक तलफी होती है। वो वहाँ पर टैक्स भी पे करते हैं, पर्ची भी पे करते हैं, पानी भी खरीदते हैं, चारा भी खरीदते हैं, वो सारा वो ठेकेदार के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर जो खुलेआम बेचते हैं, वो किसी पाबंदी नहीं है उन पर, बेच रहे हैं खुलेआम। कोई 144 की मैंने नहीं देखी कि किसी जगह से जानवर उठाए जा रहे हो। हाँ, जो 1-2 प्रेस रिलीजें आई, उसमें जो 2-1 वीडियोज़ आई, उनमें उन्होंने दिखाया है जी बकरा उठा के ट्रक में डाल रहे हैं, वो एक फर्जी सा शायद कुछ बनाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे तजावजात के, वो ट्रक जाता है वहाँ पे दोबारा से मंडी लग जाती है, वहाँ ऐसे ही जैसे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। ट्रक भरा जाता है और उसको पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाता है, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जी ये ट्रक भरा हुआ है, हमने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। मैंने एक दफ़ा उनको रोक के पूछा था, मैंने कहा भाई आप लेके जा रहे हो तो ये वापस कैसे आ जाता है? कहता है जी 500 रुपये दे के वापस आ जाता है कानूनी तौर पर। हाँ, ऐसे ही है। आपका वो शवारमे का ठेला जिसने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है, वो 500 रुपये में वापस आ जाएगा। आपको भी पता है, तो आप कहते हैं आप अपनी मदद उसके साथ मदद करके उठवा के ट्रैक पे रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस बेचारे का भी कार्रवाई चलती रहे, उसकी फिल्म बन जाए, और वो जो 500 रुपये दे के मैं वापस काम भी हो गया और वहाँ से भी पैसे दे के आपने अपना काम और वहाँ पे ही दोबारा ठेला लग गया। मुझे बताएं, अब मेरा मरगजार वाला रोड है, उस पर आप जाकर तजावजात देखें, सिर्फ आपको एक गाड़ी गुजारना जो है वो मुश्किल है। ऐसे ही नूर वाला है वो आगे आया हुआ है, वो जिस पार्किंग की जगह उस पर उसने बना लिया। कोई आइसक्रीम वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई फ्रूट वाला है, अब ये बकरों वाला और गाय वाला है। ये वाले जो हैं ना, इनसे हम बहुत तंग हैं। और ये लाहौर के शहरी ये ट्रैफिक के लिए इतने परेशान हो गए हैं कि अब हर जगह से गुजरना, ये तो छोटी शाह है। यकीन माने मुझे खौफ आता है, वो मुझे लगता है कि ऐसे कोई आके बैल ही ना गाड़ी में टक्कर मार दे। यकीन माने अभी तो ये सूरत हाल हम बयान कर रहे हैं, जो कि छोटे रोड है। मेरे सोसाइटी का रोड कितना कोई 80 फुट रोड है सारा बेचारा। आप मेन मुल्तान रोड पे चले जाए ना, आपको आजकल वहां से गुजरना मुहाल है। और हमने ये वीडियो शेयर की है ना कि कैसे बैल जो है वो आपे से बाहर होता है और जाके किसी शॉप में लग गया। पिछली दफा हमने 3-4 ऐसी वीडियोस एक्चुअली दिखाई है, मुझे खौफ आता है। अभी भी लोगों के पास अगर ऐसी वीडियोस हैं तो मैं कहता हूँ आप वो मंगवाएं और लोगों को दिखाएं। हम तो जरूर दिखाएंगे, और मैं यही वीडियोस देख के इतनी परेशान रहती हूँ, जहाँ कहीं मुझे ऐसा वेड़ा या बैल नजर आता है मैं तो रास्ता आयशा से कहें कि नंबर अपना शेयर करें, ठीक है, लोगों से कहें कि व्हाट्सएप करें, और ऐसी वीडियोस जो हैं अगले 2 दिन में आप लोगों को दिखाएं कि ये जो खुलेआम मंडियां लगी होती हैं उनमें से जो जानवर निकलते हैं,
ना सिर्फ बल्कि अगर कोई लेके भी खरीदार जा रहा है बाइक पे साथ और हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, तो आप ऐसी वीडियोस हमें भेज सकते हैं, जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एहतियात प्लीज जरूर कीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं तो रास्ता ही चेंज कर लेती हूँ, बाकी ये बहुत जरूरी होता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और खबर हमारे पास क्या है जी? खबर ये है कि बूंदे पड़ते ही लेस्को का बोसीदा सिस्टम बैठ गया। ऑलरेडी लोड शेडिंग के हालात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और कुछ इलाकों में तो हमने कल भी आपके साथ खबरें शेयर की, 2-2 दिन से लाइट नहीं है। आज भी मैं आ रही थी तो मेरे ख्याल से गालिबन मुजंग का इलाका था जहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा था, सुबह 7 बजे का टाइम था और लोगों का एक हजूम आमिर भाई वहाँ खड़ा था। बेचारे पता नहीं रात कितनी परेशानी होती है, यकीन माने। अच्छा जी, उस पर ये जो मानसून पे अब बारिशें होनी है तो 6-6, 7-7 घंटे लाइट बंद रहती है। क्यों? हमारा ये जो सिस्टम हम कहते थे अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है, कुछ तो ना बात सही है कि सिस्टम बहुत बसीदा है, अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और ये जो कंपनीज़ हैं, मैंने एक दिन पहले भी आपने जब मुझसे जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि अब इनको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। ये प्राइवेटाइज होएंगी, लोगों को अच्छी सर्विस देंगी तो लोग अच्छे पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। दे रहे हैं अच्छे पैसे, ऑलरेडी दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी दे रहे हैं, इससे भी अच्छे पैसे देने को तैयार। अभी तो अच्छे नहीं दे रहे, अभी तो अच्छे देने हैं आपने, आने वाले दिनों में देखिए देने हैं। वो क्या करते हैं 3 हिस्सों में, जो 3 लेकिन वो मना कर दिया कैबिनेट ने, अभी तक तो मना कर दिया है। कब तक लेकिन कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। तो बिजली का बिल जो है वो आएंगे, रात मैंने पे किया है बिजली का बिल और मुझे समझ आई है कि जो पिछली दफ़ा मेरा 7,800 रुपये बिल आया था, इस दफ़ा 12,211 रुपये बिल आया। तो कितना इजाफा है ये आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 35% इजाफा हुआ है मेरे अपने घर के बिल के अंदर। तो यही जो इजाफा है ये बाकी चीज़ों पर से भी अगर आप अंदाज़ा करते चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें लेस्को जैसा अदारा जो है, या फेस्को या फेपको, जो भी इनके नाम है, मेपको, ये अब उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है जो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, इन पर वो पैसा लगा सकें और इन पर जो है वो पैसा सर्व करें। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें बन गई, फिर इनके अंदर यूनियन बाजी है, फिर वो काम नहीं करते हैं, फिर वो बड़ा मुश्किल काम है इतने बड़े अदारे को इस तरह से चलाना कि वो सेमी गवर्नमेंट टाइप का अदारा हो जिस पर ना गवर्नमेंट का बस चले। आप प्राइवेटाइज होने की बात कर रहे हैं, इनके जितने डिपार्टमेंट हैं सब में अपने अपने तौर पर लोगों ने घपले किए हुए हैं। हम लाइनमैन्स की हमेशा बात कर लेते हैं, नहीं बाकी में भी है, हर डिपार्टमेंट। कल सिपरा की खबर थी, जिन्होंने करनी है वहाँ पर आप देख सिपरा की कल की खबर थी जो शायद आज छपी भी होगी घपलों की। वो इतने बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं, वो अंदर फाइलों पे क्लर्क्स टाइप के लोगों ने किए हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि जब प्राइवेटाइज किया जाएगा, जब प्राइवेट मालकान होंगे तो वो उनसे काम भी लेंगे, भले इनको नौकरियों से ना निकालें लेकिन इनसे काम लेंगे और लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये जो सरकारी मुलाजम का दिमाग ख़राब है, जो उसका जहनी तौर पर वो सही नहीं है, इनको एक दिन काम के लिए कह दिया जाए तो ये इनके वो माथे पे बल आ जाते हैं। आप बिल ठीक कराने कभी इत्तेफाक अल्लाह ना करे आपको हो, आप जाएं तो उन लोगों की त्योरियां देखिएगा ये माथे पे। कल आए मेरे एक रिलेटिव ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि प्लीज़ ये बिल ठीक कराने वाला काम है, हम चक्कर लगा के थक गए हैं, तो प्लीज़ आप किसी से कह करवा दे, वो वहाँ का वहाँ ही काम पड़ा है। बाकी लोग इतने परेशान है, लेकिन इस परेशानी में खबर टिकर है। आमिर भाई देख लें जी, लोड शेडिंग अब खत्म हो रही है, ऑलमोस्ट तलब और रसद में जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। तो ये अब क्रेडिट मौसम को दें हम? नहीं, ईद को दें। लेस्को की हद तक ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो दूर दराज देहातों से और दूसरे सूबों से लोग आते हैं वो ईद पर वापस चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जो वापस चले गए, तो लेस्को पर बोझ कम हुआ है। लेकिन आप अभी देखिएगा ये जो हमारे आर्जी तौर पर मुस्तस्ना, ये हमारे जो देहाती एरियाज हैं जहाँ पर अब लाइट ज़्यादा इस्तेमाल होगी क्योंकि लोग घरों का गए हैं ना, अब वहाँ पर इस्तेमाल होगी तो वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। हम तो क्योंकि सिर्फ लाहौर की खबर देते हैं तो लाहौर की हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत सारे लाहौर के रहने वाले जो हैं उनका तल्लक बैरून शहर से होता है, शहर से बाहर से होता है, ऐसे ही है। वो चले जाते हैं अपने मसफ़ात में, अपने दूसरे सूबों में, वो वापस जाते हैं तो यहाँ बिजली का लोड कम हो जाता है और उसके आप कहते हैं कि लोड शेडिंग कम हो गई। उस पर अभी बारिश हुई, कुछ मौसम में बेहतरी आई, जो AC आपके 17-18 पे चल रहे थे वो 24-25 पे आ गए, 26 पे आ गए।
तो उसमें भी आपको रिलीफ मिला, तो आपने कह दिया कि हम लोड शेडिंग को कम कर रहे हैं। इसलिए वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले कहा था कि 2 घंटे की लोड शेडिंग करें। वो 2 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ ईद की वजह से और ये जो बारिश की बूंदें पड़ी जिससे सिस्टम ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से, एक इलाके की अगर बत्ती 12 घंटे बंद रहेगी तो वहाँ का ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं हुआ, वो बिजली आखिर सिस्टम ही मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब बूंदें पड़ती हैं तो आपको पता है कहीं 219 फीडर, कभी 275 फीडर, ऐसे ही है। ये जो फीडर बंद होते हैं इनकी बिजली कहाँ जाती है? वो ज़ाया थोड़ी हो जाती है, वो आप ही के सिस्टम में पड़ी होती है Safe जिसको आप रहती है, वो चला तो कर बचत हो जाती आप है। कहते हैं जी कि लोड शेडिंग जो है उसको हमने उसका दौरानिया भी कम कर दिया। अभी ये बयान आज आ जाएगा आरजी तौर ईद पर लोड शेडिंग नहीं होगी। ईद के 3 दिन तो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना मुस्तस्ना। करार दिए गए हैं। आरजी तौर पर लोड शेडिंग उन्होंने कहा है कि नहीं होगी, लेकिन बारिश हो जाती है तो फीडर स्ट्रिप होंगे ना। ये ऐसे ही है जैसे वो ऐलान हुआ है कि रेलवे जो 30% रियायत करेगा ईद के दिनों में सफ़र करने वालों। ईद के दिनों में कौन सफ़र करेगा? सही बात है। जो अपने घरों पे बैठे हैं वो बेचारे अपने घरों पे रहेंगे, ईद मनाएंगे, या वो सफ़र करेंगे। बहुत ही मजबूरी की हालत में शायद हम जैसे जर्नलिस्ट को शायद सफ़र करना पड़ता हो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। आमिर भाई, ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग वाला सिस्टम था, क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है? क्या ये बहुत ही पैसों वाला काम है? क्या ये कभी नहीं हो सकेगा? लाहौर की हद तक तो बहुत ही मुश्किल काम है। सच्ची बात कहनी चाहिए, शहर के अंदर इतना कंजस्टेड एरियाज़ हैं कि वहाँ पर खुदाई करना और उसमें फिर अंडरग्राउंड वायरिंग लाइंस बिछाना ये एक मुश्किल काम है। ये ऐसे ही है जैसे आप समझे कि अंडरग्राउंड आप ट्रैक बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक बना रहे हैं, तो कितने अच्छा, घर तो गिरे? हम इसको तजर्बाती बुनियादों पर किसी एक इलाके में तो कर सकते हैं। देखिए, वो 2 जो- चीज़ें हैं। वो एक तो आपने मॉडल मैं- लाहौर, सोना लाहौर के तहत कहीं पे ये काम किया भी था थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल किया था, ये अंदरून शहर की तरफ किया था हमने। कुछ पैमाने पे ये काम हुआ भी है, होना भी चाहिए। होना चाहिए। एक तो देखिए जो आपके सोसाइटीज़ रूल हैं उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कोई सोसाइटी अंडरग्राउंड वायरिंग के बगैर ना बने और वो नया बिल्कुल जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो LDA से अप्रूवल नहीं लेती हैं, घर बेच दिए जाते हैं, घर बन जाते हैं, बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होती है, फिर वो साथ वाली सोसाइटी से बिजली ट्रांसफार्मर के ज़रिए लेते हैं और उसका अलग से उस सोसाइटी को बिल पे करते हैं। ये एक तरह की चोरी टाइप की चीज़ है जो हो रही है लाहौर के अंदर। कोई इसमें कोई रूल्स नहीं है, मतलब हर सोसाइटी में डूंगी ग्राउंड बनेगी, आप ये रूल बना दें, उसके बाद देखें कि कौन सी सोसाइटी नहीं बनाती है। जितनी आपकी ग्रीन बेल्ट्स होंगी वो रोड लेवल से नीचे होंगी बिल्कुल, ताकि पानी उसमें जाए। फिर आपके जितने ड्रेन्स होंगे उनका साइज़ ये होगा, अगर सोसाइटी में लेट से 25,000 घर हैं तो उन 25,000 घरों के लिए ड्रेन के पाइप का साइज़ क्या होएगा, इसको डिटरमिन करना कितना मुश्किल काम है। चले मुझे बताएं, पानी के ओवरहेड टैंक्स जो हैं वो बनाने और उनकी मेजरमेंट करने के इतने घरों को पानी के लिए इतना बड़ा टैंक कितना ज़रूरी है, नहीं है। अगर एक ब्लॉक के लिए पूरा टैंक एक बन सकता है या एक पूरी बन सकता है, उसकी मेजरमेंट करना, इसको सारे को लिख ले। ये जो प्लानिंग आप बता रहे इस हैं ना, पर sign रातों रात करना। बनने वाली सोसाइटीज में ये कुछ नहीं होता। नहीं, वो रातों रात जो मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ बनी हैं वो उन बेचारों ने तो प्लाट्स भी नहीं है तो बेच दिए। सही बात है, ऐसे ही जहाँ ज़मीन पर प्लाट नहीं है वो प्लाट बिक चुके हैं, वो लोग जिन्होंने और खरीदारी इस तरह के बहुत सारे लोग लुट जाते हैं गरीब। हाँ, और बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आती है कि उन बेचारों के साथ क्या इज़हार हमदर्दी किया जाए। ना LDA अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन LDA अप्रूव्ड जो होती हैं उनमें भी वो ये फैसिलिटीज़ नहीं है। खुद LDA अपनी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं ये करता। सही कह रहे हैं आप, यानी उसने अपनी सोसाइटीज़ के अंदर कितनी अंडरग्राउंड वायरिंग्स की हैं, बिल्कुल उसने अपनी सोसाइटी के अंदर कितने ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाए हैं और घरों को कितना मजबूर किया है कि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाएं। बिल्कुल, ये जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत जरूरी। नहीं बनाता कोई भी। मोटरें लग रही हैं, बिजली इस्तेमाल हो रही है, पानी को खींच कर मुंह पर फेंक रहे हैं, लेकिन ये बात का एहसास नहीं है कि भाई हर घर में जो 5 मरले 10 मरले का घर है उसके एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए और उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी उसमें भरता रहे और जो आपका सिस्टम है उसमें से मोटर ना खींचे, उस वाटर टैंक से खींचकर आपका पानी ऊपर पहुँचाए। एक तो उसका जोर कम लगेगा, ख़राब जल्दी नहीं होगी, दूसरा पानी भी सेफ रहेगा। सही। आप अब मुझे बताएं, जहाँ पे ये सिस्टम इस तरह का होए और आप ये कहें कि जी अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी जाए शहर में, तो मैं आपसे कहा बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई कर जाए अल्लाह का बंदा तो वो और बात है, वो बहुत ही इंजीनियर्स हों, को बाहर से आए साथ मिलें तो शायद ये मुमकिन हो। लेकिन जो नई सोसाइटी बनती हैं उनके लिए ये काम बड़ा आसान है, वो तो भी बन रही होती हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, वहाँ तो कम से कम आप करा दें, अंडरग्राउंड वायरिंग करवा दें। लेकिन आपने जो बसीदा निज़ाम को ठीक करने वाली बात की ना उसमें वो अंडरग्राउंड भी कर लेंगे तो निज़ाम वो बसीदा इसलिए रहेगा कि वो ट्रांसफार्मर वही पुराना है,
सही आपने कहा। उसने उसी तरह से हीट और कुछ पकड़नी दिन है। पहले शायद सिप्रा ने खबर दी है कि ट्रांसफार्मर का ढेर लगा है जो कि खराब है और उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? उनकी तो तार निकाल कर बेच दी गई है, जो उसके अंदर कॉपर वायर है वो निकाल कर अब उस पर सिल्वर कॉइल का जो है वो डाला जाएगा, वो गर्म होगा, गर्म होकर ट्रांसफार्मर फटेगा। या आप सुनते नहीं है कि ट्रांसफार्मर फट गए? हाँ, धमाका हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो गर्म होके फटते हैं ना। अगर उसमें कॉपर वायर होए तो वो ना फटे, लेकिन वो चोरी हो जाती है। ऑयल जो है वो खबर आपके साथ शेयर की है, अभी भी टिक्कर चल रहे हैं। आर्जी तौर पर बिजली से मुस्तस्ना, गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया। तो आप प्लीज़ तो गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को तो प्लीज़ मत लेके जाइए, और अगर आप बड़े घर के जा रही हैं सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, थोड़ा सा फासला रख कर आप किसी से बातचीत करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत समझें कि कोरोना से कुछ नहीं ज़्यादा होता जी, नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है। सो बूस्टर आप लोगों ने ज़रूर लगवानी है। जिन लोगों को टाइम जिनका बूस्टर का हो गया है, आप लोग तभी सेफ रह सकते हैं अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन अपनी करवाई होगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरे ख्याल से इस कम वक्त में तो नहीं बातचीत हो सकेगी। आमिर भाई मुस्कुरा रहे हैं। एंटी करप्शन ने गौसिया बिल्डर्स और जी मंगवालिया है सोसाइटी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। आमिर भाई क्या है ये खबर, ज़रा समझा दीजिएगा। ये गौसिया बिल्डर जो है ये फरा गोगी की थी, जो बहुत करीब समझी जाती थी खतून अव्वल के, बुशरा बीबी के। उस ज़माने में इन्होंने राज किया है पंजाब के ऊपर। और गौसिया बिल्डर्स ने जो सोसाइटी बनाई, इसमें ये जी मंगोलिया सोसाइटी भी शामिल है। ये जी मंगोलिया सोसाइटी भी इन्होंने ही तमीर की थी और इन्होंने बनाई थी। और उसमें कई जगहों पर ऐसी करप्शन है कि प्लॉट्स मौजूद नहीं है, फाइलें बेच दी। मैंने पहले इसका जिक्र भी किया है, पहली खबर के साथ मैंने इसका जिक्र किया था कि ज़मीन होती नहीं है, फाइलें बिक जाती हैं और बेचारे फाइलें लिए घूमते रहते हैं। तो ये अब तहकीकात होने जा रही हैं। तो मेरा समझता है इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अगर नहीं पहुँचा सकते तो फिर केस भी नहीं बनाने चाहिए। फिर ये वावेला किस बात का होता है? आपको पूरे सबूत के साथ आना चाहिए और पूरे सबूत के साथ केस बनाकर वो सजाएं देनी चाहिए। लेकिन बड़े आदमी को सजाएं कम होती हैं, फिर इसीलिए दूसरों के लिए सबक नहीं रहता और सब उसी डगर पर चलते हैं। खैर, थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी नाज़रीन, हेडलाइंस और फिर ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि हम बात ये करें कि टैक्स कैसे फाइल किया जा सकता है, मुझे ये जानना है कि किन के लिए ज़रूरी है रिटर्न्स फाइल करना, कौन लोग हैं जिनके लिए ये आसानी पैदा कर देती है कि अगर वो टैक्स अपनी फाइल करें, रिटर्न्स फाइल करें, किन के लिए ज़रूरी है? सर पहले ये बता दीजिएगा। चलिए जी, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी अगर हम समझते हैं वो है सैलरी पर्सन। 6 लाख से जिसकी सैलरी ज़्यादा है साल में, उसने रिटर्न फाइल करनी है। जिस आदमी की इंडिविजुअल की 4 लाख से ऊपर आमदनी है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जिस आदमी के नाम पर कोई गाड़ी है 1000 सीसी की, उसने रिटर्न फाइल करनी है। 250 स्क्वायर यार्ड का अगर उसके पास प्रॉपर्टी है इमूवेबल, उसने रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने एनटीएन हासिल कर लिया, किसी ने कहा जी आपको अकाउंट में कमी होगी, आप एनटीएन बना लें, आपने अकाउंट खोलना है, या किसी काम के लिए एनटीएन बना लिया, उनको रिटर्न फाइल करनी है। जिनके नाम पर कमर्शियल मीटर है और उनके यूज़ में है या इंडस्ट्रियल मीटर है, उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। हमारे यहाँ पहले एजम्पशन थी कि सैलरी पर्सन को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब इसको उन्होंने कंपल्सरी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा, वो समझते हैं कि हमने टैक्स हमारा एट सोर्स कट जाता है तो हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दर हकीकत उनको रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न भी 2 हिस्से हैं। एक आपकी इनकम की बात होती है कि आपकी इनकम क्या है साल में, दूसरा हिस्सा है आपकी वेल्थ। और वेल्थ को सिक्योर करना, मनी ट्रेल बनाना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम तासुर किया जाता है कि अगर ये सब चीज़ें हम बता देंगे और ये सब चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो जी उनके लिए नुकसान होगा कि हमारे पास इतना पैसा अंदर पड़ा, इतना जेवर अंदर पड़ा, इतनी हमारी सैलरी है। तो ये चीज़ें जब हम अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, ओपन हो जाती हैं, इसका कोई नुकसान भी है? बिल्कुल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों, जो आदमी गलत कर रहा है, जिसके पास ब्लैक मनी है, उसको डरना चाहिए। अदरवाइज जिस आदमी के पास सोर्स है, उसको सैलरी मिलती है, उसमें से एक अच्छी अमाउंट वो बचाता है और बचाने के बाद वो उसकी वेल्थ में ऐड होती जाएगी। उससे वो गाड़ी भी खरीद सकता है, हर चीज़ काम कर सकता है। जब उसकी डिक्लेयर इनकम है और उसके बाद वो डिक्लेयर इनकम को ना जाहिर करे, ना उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, एक रिटर्न के तहत ना लाए,
तो वो तो उसको कबाहत पैदा होगी, बिल्कुल। उसके लिए होगी जो देखें जी, जिसने टाइम पर रिटर्न फाइल की, आपके सामने 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने मौका दिया है 30 सितंबर तक, बहुत टाइम है। 1 जुलाई के बाद से लेकर 30 सितंबर तक आप अपनी रिटर्न जमा कराओ। अगर आप अपनी रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कराते, चीज़ें उसमें प्रॉपर नहीं एंटर करते, फिर कबाहत है। सही। लेकिन अगर आप डिक्लेयर करें और अपने सोर्सेज बताएंगे, मेरे पास ये सोर्स था, इनहेरिट की अगर मामला है, बताइए मुझे ये पैसे इनहेरिट हुए हैं, ये पैसे मुझे गिफ्ट हुए हैं, ये प्रॉपर्टी मुझे किस मद में मिली है, तो कोई इशू नहीं है। सो अब हमने बताना है आपको कि आप खुद से अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है इसका। जैसे अब मैं सैलरी पर्सन हूँ, मेरा तरीक़ेकार एक अलग है, इंडिविजुअल जो कि अपना बिजनेस कर रहा है उसका अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन आपको ये चीज़ जो है समझा दें। जी देखिए जी, FBR ने एक आपको पोर्टल दिया है fbr.gov.pk में, आपने उस पर जाना है और जाके क्लिक करना है, तो सामने आपके लेफ्ट साइड पर नज़र आ जाएगा, दूसरा ही पॉइंट होगा टैक्स, इनकम टैक्स और आयरस। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा आगे आके कि आपने रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। आप रेजिडेंट को क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा। अब आपके पास अगर NTN है तो आपके पास एक आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका लॉगिन है। ठीक है। किसी भी आदमी ने, सैलरी पर्सन है या इंडिविजुअल है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसका लॉगिन है। ठीक है। अगर तो उसके पास अपना पासवर्ड उसने लिया हुआ है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो फिर तो वो वहाँ अपना पासवर्ड लिखेगा जो FBR ने उसको इशू किया है, और वो साइन इन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा। पहले नीचे बटन दबाएगा तो आप रजिस्टर्ड का जहां आपका लॉगिन है, ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन, नीचे पासवर्ड, उसके नीचे लिखा हुआ है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। उसको क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आ जाएगा। चंद एंट्रीज हैं। मेन क्या एंट्री है, मोबाइल नंबर। ठीक है। सबसे पहले आपने CNIC नंबर लिखना है, उसने CNIC नंबर से आपका नाम खुद भी ढूंढ लेना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, ईमेल देना है 2 दफ़ा। मोबाइल नंबर जब देना है 0092 और फिर अपना मोबाइल 0 के बगैर। ठीक है। 0092 333 आगे। ठीक है। आप नंबर देंगे, उसके बाद आपने 2 दफ़ा वो लिखना है, फिर ईमेल 2 दफ़ा लिखना है, और उसको आपने जब मुझे आपसे पूछेगा कि 2 कोड्स आएंगे जो 6 डिजिट्स के होंगे, एक ईमेल एड्रेस पर और एक मोबाइल पर। ठीक है। वो डिजिट्स अगर आपको आ गए, ये मैसेज आ गया, नहीं आया तो आप लिखेंगे MSG, मैसेज का मुखफ़फ़, और 9966 पर आप सेंड कर देंगे। ठीक है। तो अगर वो आपको 1 मिनट के अंदर नहीं आता तब ये प्रोसेस करेंगे। फिर आपके पास SMS में 6 डिजिट का कोड आएगा जो नीचे खाना बना होगा, उसमें एंटर करेंगे। एक ईमेल में 6 नंबर का डिजिट्स का कोड आएगा, उसको एंटर करेंगे, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड भेज देगा। अब आपका वही प्रोसेस कि आपके पास शनाख्ती कार्ड, आपका लॉगिन है, और पासवर्ड जो उन्होंने भेजा है वो आपने नीचे दर्ज करके उसको लॉगिन कर लेंगे, तो आपकी विंडो आ जाएगी जिसमें आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए और तमाम दूसरे काम करने के लिए मौजूद होगा। ठीक है। तो ये इतना सिंपल तरीक़ेकार है। आप इस तरह से हम देखते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जो अपना अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, जो चीज़ें आपको दरकार होती हैं, आप यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं, एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। सो आपने फिर अपनी रिटर्न्स खुद से फाइल करनी है, तो वो डिटेल्स जो आपको चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए वो क्या क्या है? देखिए जी, सबसे पहले याद रखेंगे पूरे साल में, जैसे अब ये साल चल रहा है, जो जब भी साल शुरू होता है 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई 2021 में से लेकर 30 जून 2022 तक जो भी आपने परचेजेस की हैं, चाहे वो आपने इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ली है, उसकी डिटेल, आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वो हमें चाहिए होता है। उसके साथ आपके साथ अगर सैलरी वाले हैं तो आपके टोटल सैलरी और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है, ये दोनों फिगर्स आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपने जब वहाँ जाना है IRS में, मैंने जैसे बताया कि आपने जैसे लॉगिन होंगे एक विंडो खुल जाएगी, ऊपर डेक्लेरेशन लिखा होगा, सबसे ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, फिर डेक्लेरेशन, उसको क्लिक करेंगे, नीचे वो आपसे रिटर्न पूछेगा कौन सी है, सैलरी 2022 को आप जब क्लिक करेंगे तो वो आके आपसे कहेगा दोबारा ईयर लिखें, आप 2022 लिखेंगे, वो फॉर्म खुल जाएगा।
ठीक है। उसमें आप सैलरी, लेफ्ट साइड पे सैलरी को जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा टोटल आपकी सैलरी कितनी है, वो वहाँ आप सैलरी लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंने पहले बताया कि 2 हिस्सों में है, एक इनकम टैक्स रिटर्न, एक वेल्थ है। ठीक है। इनकम टैक्स में जस्ट ये लिखना है और आगे सेकंड में आपने जहाँ एडजस्टेबल्स और फाइनल रिटर्न्स हैं उनमें जाके काम करना है। अगर आपका मोबाइल में आपका टैक्स कटा है वो एंट्री करनी है और उसके साथ आपके सैलरी में जो टैक्स कटा है वो एंट्री करनी है। ये 3 स्टेप्स के बाद आपकी सैलरी रिटर्न मुकम्मल हो जाती है। सही सही। यानी टोटल सैलरी आपने वहाँ देनी है। अच्छा, ये तो सैलरी पर्सन हो गया, और इंडिविजुअल्स और दूसरे जो कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और जी जिनके अच्छा, पास। इसी तरीके से अगर आपका सैलरी नहीं है तो प्रॉपर्टी लिखा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप रेंट लिख देंगे। ठीक। सबसे बड़ा फायदा ये है कि IRS में इनकम रिटर्न में कैलकुलेटर लगा हुआ है, सही। तो वहाँ आप आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, सही। वो कैलकुलेशन खुद करेगा। जब आप अमाउंट आधी देंगे तो वो खुद मुश्किल ही आपके यहाँ पे वहाँ आसान से होगी, बिल्कुल। तो वो जब आप अमाउंट देंगे 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इंडिविजुअल की इनकम है तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि जी आपके इतनी अमाउंट टैक्स की बनती है, जिसकी लायबिलिटी जो है आप दे सकते हैं। एक याद रखिएगा, जो बिजली हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो बिजली का जो बिल होता है उनका साल का, उस पर टैक्स कट रहा होता है। सही। टेलीफोन का जो बिल है उस पर टैक्स कट रहा होता है। वो एंट्रियां उन्होंने लाजमी देनी होती हैं और उनकी एंट्री की बिना पर जो टैक्स उनका पे हुआ होता है वो एडजस्टेबल्स में आ जाता है। सही। सो ये इतना सिंपल तरीकेकार है। मैसेज कुछ देखने वालों को आप देना चाहें? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी भी चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें, अपनी रिटर्न को लाजमी पढ़ें कि आपने क्या, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की हुई है वो याद रखें कि सो ना जाए, उसको अपनी रिटर्न को निकलवाएं, खास और वेल्थ स्टेटमेंट को देखें क्या उनमें वो प्रॉपर्टीज़ जो होल्ड करते हैं अवेलेबल हैं कि नहीं। सही। अगर उनकी गाड़ी उसमें नहीं एंटर, उनकी प्रॉपर्टी नहीं एंटर, तो कम कॉम्प्लिकेशंस तभी पैदा होंगी। अगर आप कोई चीज़ हिडन रखेंगे तो प्लीज़ गलती से कोई चीज़ आपने ऐड करना रह गया तो वो आगे बहुत मसाइल पैदा कर सकते हैं। सही। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें उसको चेक ज़रूर करें क्या आपकी एंट्रीज प्रॉपर फिल हैं। और जैसे हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल से कहते हैं कि जी अपना कमर्शियल जो आपका बिजनेस का बिजली का मीटर है, आपका कमर्शियल जो आपका प्लेस पर जो टेलीफोन यूज़ हो रहा है उसकी एंट्री, जो चीज़ें हैं जो आपका मोबाइल पे टैक्स कट रहा है उसकी एंट्री, ये वो चीज़ें हैं जिस पर अगर आपने गाड़ी का टोकन दिया है उस पर टैक्स कट रहा है उसकी एंट्री, ये सारी एंट्री जहाँ जहाँ आप टैक्स कटवा रहे हैं वो तमाम आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है, अपने पास रखनी है। जब आप एंट्री कर रहे होंगे अगर वो कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो वो आप पेंडिंग बाद में भी कर सकते हैं, आधा काम आज आपने कर लिया वो सेव हो जाएगा और बाद में भी आप कुछ एंट्रीज बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। और टाइमली आपके लिए करना ये जो है अब आप किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से आसान है, आप किस तरह से खुद घर बैठे कर सकते हैं, आपके साथ हमने तरीक़ेकार शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच हसीबुल्लाह खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। सो नाज़रीन, ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लोग जा रहे हैं दिल्ली को। ऐसे में हमें पता ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुश्किलात का सामना आ रहा है, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग और इस तरह के मसाइल हैं, और फिर गाड़ियाँ लेट होने के सिलसिले भी। तो हमने चाहा कि आपकी इस मुश्किल को आसान बना देते हैं। किरायों में कितना इजाफा हुआ है, ओवर चार्जिंग कहाँ पर की जा रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जी हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मौजूद हैं जी, असमत खान नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो हालिया पेट्रोल में, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स इससे खासे परेशान थे। एहतजाज की कॉल भी दी गई है कि ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा। एक्चुअली परेशानी क्या है, मुतालिबात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए वक्त जो हालात जो इस वक्त है, हम तो कोशिश ये करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है, हमारी जो मुश्किलात जो हैं हुकूमत वक्त तक जाएं और आवाम को पता चले कि ये असल मसला है क्या। देखिए हम कभी भी ये नहीं चाह रहे। अब हम इस वक्त जो है ये जो प्राइसेस जो बढ़ी हैं तो पूरे ट्रांसपोर्ट जो मेरी जो फिर साथी जितने हम मेरे समेत, हम इस वक्त ऐसा लगता है जैसे सख्ते की हालत में नहीं आ जाता बंदा कि अनएक्सपेक्टेड
आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अब देखें ना, डीजल की प्राइसेस जिस जगह जा रही हैं, और फिर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 11% टैक्स भी लग गया और प्राइसेस तो बढ़ रही हैं अपने साथ, और लेवी ड्यूटी भी 50 रुपये आ गई। अब 50 रुपये को ये क्या कर रहे हैं कि 5 रुपये लगा के 5 रुपये उसमें जमा किया, जैसे 258 रुपये था तो 263 रुपये 5 रुपये हो गया, इसके ऊपर 11% ड्यूटी लगा दी है। अब वो 11% लगा के 278 रुपये हो गया, 278 हो गया। अब क्या होगा कि अगली दफ़ा जब इन्होंने दोबारा 5 या 10 रुपये बढ़ाने हैं तो फिर उसमें ऐड करके पूरे पे दोबारा 11% मल्टीप्लाई हो जाना है। देखें, अब तमाम चीज़ें देखें, टायर जो थे हमारे, वो जो हमें 50,000 रुपये में हम एक पेयर लेते थे, इस वक्त 1.5 लाख रुपए में हो गए। इतनी ड्यूटियाँ बढ़ गई, स्पेयर पार्ट्स बढ़ गए, इसके साथ बाकी एसेसरीज बढ़ गई हैं। हम किराया बढ़ा कर भी जो है ना जी, तो इस हालत में नहीं है कि मज़ीद इसको जारी रख सकें। ये तो कारोबार खुद ब खुद बंद हो जाएगा, किसी सूरत चलने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर जो किराया मैं 500 रुपये ले रहा तो मैं 1000 भी कर दूँ तो एक साइड से जाएगी भर के ईद के मौके पे, दूसरी तरफ से खाली आ जाएगी, तो उसका तो फ्यूल ही नहीं पूरा होना। और आम रूटीन में ये है कि जो पैसेंजर पहले जिस तरह था, अब वो 50% पे आ गए। 20 सवारियाँ 15 सवारियाँ एक तरफ से जा रही हैं, तो जहाँ हम अगर 15 गाड़ियाँ भेजते थे वहाँ 10 आ गई हैं, 5 खड़ी हो गई हैं ऑटोमेटिकली खुद ही। तो अब ये क्या होगा, जो ईद के बाद जो होने वाला है वो यही होगा कि फिर खुद ब खुद ये कारोबार ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो इस सूरत हाल से कैसे चलाएंगे हम? कितनी 3 करोड़ की बस हो गई है। अब इन मामलात को देखते हुए हुकूमत वक्त के हमारे जो बड़े हुकाम हैं, ओवरऑल हम देखें तो महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो किसी भी सेगमेंट से, ट्रांसपोर्ट की बात नहीं, हर तरफ ही नजर आ रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं। अब जो लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि ठीक है डीजल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन डबल ट्रिपल किरायों में इजाफा किया गया है। देखें, 137 रुपये आज से 3-4 महीने पहले था, 142 रुपये, अब कितना हो गया? 278 रुपये, 278%। कितने परसेंट हुआ है? 100% से भी ज़्यादा हो गए। तो हमने तो उस हिसाब से किराया नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम किससे वसूल किससे करेंगे? पैसेंजर ही नहीं है, तो वसूल किससे करें? ठीक है ना। मैं यही बता रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ, जहाँ हम 10 गाड़ियाँ भेज रहे थे, वहाँ आ गए 8 पे, 5 पे आ गए, क्योंकि पैसेंजर हो तो गाड़ियाँ भेजे। खाली गाड़ी भेजने का फिर ये होता है कि अगर चली भी जाती है गाड़ी, तो एक तरह से अगर कुछ ज़्यादा सवारी, दूसरी तरफ से खाली आ गई, तो ये तो एक इतना मुश्किल हालात हो गए हैं कि हम सोच समझ नहीं पा रहे। कितना और आपने किरायों में मैक्सिमम इजाफा किया है? जैसे अब लाहौर से किसी ने अगर इस्लामाबाद जाना है, फैसलाबाद जाना है, पहले कितना किराया था और अब कितना? जो पहले 1000 रुपये था, अब 1300-1400 रुपये हो गए, कोई 1500 रुपये हो गए। इसमें तो इतना किराया हम बढ़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, किसके साथ बढ़ाएं, किसके लिए बढ़ाएं? जो पैसेंजर है वो हमारा पैसेंजर कौन है? एक लोअर तबका और मिडल में, बिल्कुल। बाकी लोग जो पैसे वाले लोग जो हैं वो तो अपनी गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, और अब वो हम उनसे वसूल कर रहे हैं ना, तो जो पैसेंजर है ही नहीं, तो किससे वसूल करें? बिल्कुल। अच्छा, किससे लेंगे हम? किराए जो आपने बताए ये फिक्स होते हैं, हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट किराए वसूल किए जा रहे हैं, और ईद से अगर एक दिन पहले, लेट्स सपोज जिन्होंने हफ्ते को या चांद रात को अपने घरों में जाना है, तो वो कहते हैं कि जी मजबूरन उनसे किराए ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। असल में पता क्या जी, थोड़ा सा जिस तरह एक गाड़ी जा रही है इस्लामाबाद या पेशावर जा रही है या मुल्तान जा रही है, तो वैसे तो ज़्यादा गाड़ी अब मोटरवे से ही जाती है। दरमियान में पैसेंजर अगर उतरना चाहता है तो उसका स्टॉप सालम अगर गाड़ी रुकती है, तो वो कहेगा जी मुझे सालम जाना है, तो हम उसको पैसेंजर को नहीं बैठाते, वो हमें बताते नहीं हैं। बताए बगैर टिकट लिया और बैठ गए, रास्ते में कहा जी ओवर चार्जिंग हो गई है। अब ये देखें ना, आप जो पैसेंजर है जिस जगह गाड़ी जा रही है उसी जगह ही जानी है ना जी। तो अब दरमियान में जो बैठने वाला पैसेंजर अगर कब उसको तो किराया कम लगता है, मगर उसको हम नहीं बैठा रहे, दूसरी गाड़ी में बैठे, मगर वो जल्दी जाने के चक्करों में खुद ही पैसे भरते, बाद में हमारा नाम आ जाता है। तो किराया तो ये होता है, मुख्तलिफ शहर का, मुख्तलिफ सिटी का अपना अपना एक किराया है। देखो ना, मैं ये सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ, और कि हमारे जो सीनियर हुकाम है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी इतने किराए बढ़ गए, लोग तो कोई बोला ही नहीं है, कोई सड़कों पर भी नहीं आया। देखें, अब आप लोगों ने हालत ही ऐसी कर दी है कि बंदा करे क्या? सड़कों पे आकर तो क्या करेंगे हम?
बिल्कुल ऐसे किस लिए करें आएंगे। चार्जिंग अगर की जाती है, इसको रोकने के लिए आपका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई शिकायत सेल कहीं पे अगर नहीं, बिल्कुल है जी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है हम हमारे जो टर्मिनल हैं हम टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रैवल करवाते हैं पैसेंजर को, तो दरमियान में ना कोई है बिठाने उतारने वाला सिस्टम। तो जो जनरल बस स्टैंड से गाड़ियाँ जाती हैं उनमें थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ एक स्टाफ से कहीं उतार दिया फिर चढ़ा लिया, उसमें बल्कि ओवर चार्जिंग हो नहीं सकती। सिर्फ ओवर चार्जिंग किसको ये लोग कहते हैं कि अब जब ईद का मौका आता है तो एक स्टेशन अगर मुल्तान जानी है या साहिवाल जानी है गाड़ी, तो उसके पैसेंजर वो हम कोशिश होती है कि सिर्फ साहिवाल के पैसेंजर हों, मुल्तान के पैसेंजर हों, दूसरे ना बैठे। अब दूसरा जब बैठेगा तो उसको डेफिनेटली किराया पूरा देना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी तो मुल्तान जा रही है। आपने अपनी सहूलत के लिए अगर जल्दी करने के लिए कहीं उस गाड़ी में नहीं बैठ रहे आप, तो आप कहेंगे जी मेरे ओवर चार्जिंग, ऐसा ओवर चार्जिंग वाला काम है नहीं। अब तो वो रह नहीं गया, असल किराया हम वसूल नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन अगर ओवर चार्जिंग क्या करेंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जब वहाँ पर जाते हैं बस अड्डों पर, तो हम तो ये सिचुएशन लोगों की शिकायतें टाइम टू टाइम सुनाते रहते हैं। खुद लोग आके कैमरे के आगे कह रहे होते हैं कि जी यहाँ पर ओवरलोडिंग भी हो रही है, ओवर चार्जिंग भी हो रही है, तो हमें मुश्किलात का सामने, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, हमने जाना ही है। अब रहेगी बात आपके एहतजाज की, तो ईद के बाद क्या फिर आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग ये है जी कि मैंने बताया ना कि जिस तरह जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो ये खुद ब खुद कारोबार बंद होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हड़ताल तो उस वक्त की जाती है जब कोई सामने पता हो कि जी ये बात सुनने वाले हैं या मानने वाले। हम तो कारोबार हमारा बंद हो रहा है, ये बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखें अभी जिस तरह अभी मेरी गाड़ियाँ खड़ी हो रही, मेरे दूसरे दोस्तों की भी खड़ी हो रही, तो उस पर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो अफेक्ट होंगे डेफिनेटली। वो खड़े होकर जो उस पर काम कर रहे थे, तो आप देखें जहाँ मैं बता रहा हूँ ना जी, जहाँ 10 या 5 आ जाएंगी, 5 गाड़ियाँ जहाँ जाएंगी, 10 गाड़ियाँ खड़ी हो गई, उसका अमला भी बेरोज़गार हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं। वो कोरोना से हम जब से कोरोना आया है उस वक्त से लेकर अभी तक हम लोग थोड़े से दरमियान में गैप आया था कि उससे निकले थे क्राइसिस से, तो अब तो क्राइसिस नहीं, अब तो तूफ़ान है। बिल्कुल ऐसा और ऐसा भी है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जहाँ पे मैं देख रहा था जो पैसेंजर के अलावा जो कार्गो में जो है हमारा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक पैसेंजर का शोबा एक कार्गो का है, तो कार्गो जो है जो फैक्ट्रियों पे जो टैक्स लगा वो तो चलो किराया बढ़ा दिया उन्होंने, जो गवर्नमेंट के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ उनके रेट नहीं बढ़ रहे। अब वहाँ पे देखिए कितने काम रुकेंगे, सारा कुछ रुक जाएगा ना जी। वो पहले जो तरसील थी, जो चीज़ें थी पहुँच रही थी, तो आप डेफिनेटली ये है कि एंड पे कौन सा यूज़र आता है, तो यूज़र तक जब तक चीज़ पहुँचती है उस वक्त तक जो है इतने ज़्यादा दरमियान में चीज़ें आ जाती हैं कि वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो हालात आ रहे हैं, मेरी तो हुकूमत से यही है कि जब भी कोई काम करें, हम ये रो के थक गए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी, चैनल पे भी, कि स्टेक होल्डर को कम अज़ कम साथ बिठाएं और जी हाँ उनसे लें। हम लोग बैठे हैं ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमने तो बाहर कहीं भागना नहीं है। ऑब्वियसली जब आप मिलजुल कर बैठ के चीज़ें डिसाइड करते हैं, दोनों तरफ से आप इशूज़ भी सुन लेते हैं और मामला खुश उसलूबी से हल हो जाते हैं। असमत खान यार साहब, वक्त हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप आपके मुतालिबात भी वहाँ तक पहुँच गए हैं और जो इशूज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे, जो कि मुसाफिर हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, वो भी आप तक हमने पहुँचा दी हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आप इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हमने आपको बताने हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो मवेशी मंडियों में जा रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ये सिलसिला जो है अब आने वाले दिनों के साथ जैसे जैसे टाइम ईद का करीब आ रहा है बढ़ता चला जाएगा, पूरा दिन ये एक्टिविटी चलती रहती है। खैर, शाहपुर कांझा मवेशी मंडी की तरफ हमने जाना है और जिन लोगों ने रुख करना है शाहपुर कांझा मवेशी मंडी का, उधर जानवर कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। सो और ये भी कि वहाँ पर प्राइस का क्या ट्रेंड चल रहा है, बकरा कितने का है, बड़ा जानवर अगर किसी ने ख़रीदना है तो वो कितने का है। अच्छा जी, आयशा कह रही ऊँट भी वहाँ पर है। सो चलते हैं हम शाहपुर कांझा मवेशी मंडी, हमारे रिपोर्टर कलीम मौजूद हैं। लाइव कोच आपने देखा होगा कि आज मैं सबसे पहले मैट के ऊपर बैठा हूँ क्योंकि आज ट्रेनिंग ऐसी है आपको बताने के लिए क्या करें। इंटरनेशनल इशू है, हाँ पेट बढ़ जाए तो क्या करें, फिक्र रहती है क्योंकि कपड़े भी इस तरह के पहने हों अच्छे शेप अप करने के लिए, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि क्या करें, जब खाते हैं तो सारा यहाँ आके स्टोर हो जाता है, ये इतना स्टोर एरिया बड़ा हो जाता है। जहाँ भी जाएं सबसे पहले सर ये कम कैसे होगा, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों का सलूशन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि
आपने प्रॉपरली एक प्लान के साथ रूटीन में इसको करना है। फिर ये नहीं कि एक दिन कर लिए, ठीक है सर ने कहा था हमने फॉलो कर लिया, अब करने की क्या ज़रूरत है, अब थोड़ा सा खा लें, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, लेकिन एक सिस्टमेटिकली रूटीन में। मैं करता हूँ खुद रूटीन में, एवरी अदर डे कोर ट्रेनिंग में करता हूँ, क्योंकि ये सेकंड बिगेस्ट मसल है, तो इसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फैट स्टोर होती है आपके फेस में, फिर उसके बाद आपके कोर एरिया में, फिर आपके हिप एरिया में, तो इसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे फैट है तो 100 बीमारियों की जड़ है, क्योंकि हम इस जड़ को क्यों ना ख़त्म कर दे। तो इसलिए मैं पहले ही मैट पे बैठा हूँ आपको ट्रेनिंग बताने के लिए। एक कोर सर्किट में बताऊंगा इफेक्टिव, इसको एवरी अदर डे आपने करना है। इसको प्लान आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी मसल ट्रेनिंग आपने करनी है, आपने मसल ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपने ये कोर सर्किट आपने करना है, इसको प्रॉपरली एक रिदम का। कोर सर्किट इसलिए हम कहते हैं 1 ट्रेनिंग नो ब्रेक, 2nd ट्रेनिंग नो ब्रेक, 3rd ट्रेनिंग नो ब्रेक, 4th। ये प्रॉपरली जब आपने 4 ट्रेनिंग्स आपने कर ली, देन आपने ब्रेक लेनी है। मींस सर्किट ट्रेनिंग, सर्कल है, आपने एक सर्कल कंप्लीट करना है, इसलिए इसको सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। 1 सर्किट 1 ट्रेनिंग नो ब्रेक, 2nd नो ब्रेक, 3rd नो ब्रेक, 4th, देन 1 सेट। 3 सेट्स आपने करने हैं इफेक्टिव। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, उसके बाद लोगों को बताता हूँ, मुझे फीडबैक भी आता है। तो इस तरह का आपने प्रॉपरली सर्किट करना है, ताकि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी स्ट्रांग हो और कोर एरिया भी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा तो तभी कोर एरिया स्ट्रांग होगा। मुझे डंबल्स चाहिए, डंबल नहीं तो कोई भी एक नॉर्मल वेट जो हाथ में ग्रिप हो सके। ले डाउन पोजीशन में लेट के करनी है, मैट चाहिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम स्ट्रेट कोई भी सॉफ्ट चीज़ बिछा लें ताकि बैक पे प्रेशर ना आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मसल ट्रेनिंग आपने कर ली, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें जो भी आपकी साइकिल बनती है वो ट्रेनिंग आपने कर ली। अब कोर ट्रेनिंग आपने एंड पे करनी है, इसको लाजमी आपने करना है। तो चलें स्टार्ट करें, बाकी बातें मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, क्योंकि साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी बतानी है, बोलना भी है। तो स्ट्रेट ले डाउन पोजीशन में मैट चाहिए, डंबल्स मेरे पास हैं, लाइट से डंबल चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करने। वैसे सिंगल डंबल 1 टाइम, लेग स्ट्रेट, ओके। राइट हैंड लेफ्ट लेग टच करना है, स्लो रेंज ऑफ मोशन में बताऊंगा। 1 डंबल मेरे हाथ में, आर्म स्ट्रेट है। 2 पाँव फ्लोर पे टच ना करे। 3 4 5 10 ईच साइड। देन आपने स्विच करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 2, आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली लेग स्ट्रेट होती जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट ट्रेनिंग नो ब्रेक। नाउ सेकेंड ट्रेनिंग, स्ट्रेट लेग अप, आर्म्स अप, बोथ क्लोज, इसको क्लोज कर लेना आपने। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव मैंने फ्लोर पे नहीं लगाने, जब आपने फ्लोर पे पाँव लगाएंगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज आपने कर ली 10 रैप्स, फर्स्ट में आपने 10 रैप्स किए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेग 90 डिग्री बेंड करना है, यहां से आपने मूव नहीं करना। नाउ क्रंचेस, दोनों हाथों को आपने क्लोज कर लेना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होगी कि आपके मिनिमम रैप लगेंगे, कोई बात नहीं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रैप्स में मुझे लग रहा है कि मेरा जो थोड़ा सा भी पेट रह गया वो भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए आपने ये एक्सरसाइज करनी इफेक्टिव है। मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट 1, 10 रैप्स आपने कंप्लीट किए। सेकंड एक्सरसाइज स्ट्रेट अप, 10 रैप्स आपने कंप्लीट किए। थर्ड एक्सरसाइज 90 डिग्री लेग बेंड, 1 2 3 4। ये रेपिटेशन आपने कंप्लीट करने नहीं, अभी बाकी है एक ट्रेनिंग आपने कर ली है। देन आपने प्लैंक करना है। प्लैंक आपने पोजीशन आपने चेंज करनी और स्ट्रेट एंगल फोकस करना है। हाथों की पोजीशन
शोल्डर एक लेवल पे हो, फेस मेरा थोड़ा सा फॉरवर्ड होगा, पाँव फुट फिंगर पे, रिलैक्स नहीं करने। नाउ ओके, काउंट मैक्सिमम टाइम, कोई टाइम नहीं मैं दे रहा, मैक्सिमम टाइम के लिए आपने काउंट करना है, 20 to 30 सेकेंड। बैंड बजनी शुरू। फर्स्ट सेट अभी किया है, 3 सेट्स आपने करने हैं 30 to 1 मिनट की ब्रेक में, प्रॉपरली साइकिल के साथ। 4 एक्सरसाइज विदाउट ब्रेक, जिसको आपने करना है, ट्रस्ट मी, लिख लें, कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपने मॉडरेट लेवल का करना है और डिनर आपने कार्ब नहीं लेने, कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं लेने। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिस्टमेटिकली फिट होती जाएंगी। इसको आप करें, ट्रस्ट में, और ये कम होना शुरू हो जाएगी। इसको बढ़ने ना दें, 100 बीमारियों की जड़ है, क्योंकि सेहत है तो दौलत है, तो इसको ना अपनी बीमारियों को पास आने दें। अपना ख्याल रखें, बाकी चीज़ों को आप रूटीन में करते जाएं। ये शॉर्ट साइकिल ट्रेनिंग इसलिए बताते हैं कि ताकि लोगों के पास एक बिजी लाइफ सर्कल है, तो एक थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए अपने लिए वक्त निकालें, सेहत का ख्याल रखें। हमारी टीम यही चाहती है, अगेन एंड अगेन लोगों को मैसेज देने के लिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। यही थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी मौजूद थे हमारे फिटनेस ट्रेनर रहमान, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने हमें फिट ट्रेनिंग के लिए टिप्स बताई हैं। और आपके पास घर में आसानी से ये चीज़ें जो हैं, बस टाइम आपने निकालना है, रूटीन एक बनानी है, सो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितनी देर में आप कितना वेट जो है वो कम कर लेते हैं इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। अब हमने सेगमेंट शामिल करना है बिग स्क्रीन। बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है। अगर बच्चों आजकल वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो हमने बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त मूवी निकाली है जो कि सिनेमा घरों की जीनत बनी है। आप लोग जा सकते हैं, ये मूवी देख सकते हैं। मूवी का नाम है जी मिनियंस द राइज ऑफ गुरु। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेलर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मूवी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर अपने बच्चों को ये दिखाएगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुँचा अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।